हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं फिर प्रदीप कुमार आपके साथ। उस दिन मैं आपको हिंदी में शब्द पढ़ाया था। शब्द में 5 प्रकार के बारे में बताया था, उसमें 2 हो गए थे, आज 3 बचे हुए हैं। आज उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से हो गए थे? नंबर 1, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हुआ था। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर हुआ था। दो हो गए थे, 3 और बचे हुए थे, उनको आप देख लेंगे। कौन कौन से बचे थे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर। और नंबर, काव्य शास्त्री। काव्य शास्त्री के आधार पर। ये 2 हो गए थे। आज इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। रचना 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, ये सबसे पहले जान लेते हैं, फिर उनका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो किसी एक शब्द से बनता है और उसका अर्थ नहीं निकलता। या ऐसे कह लीजिए, ना संधि हो, ना प्रत्यय, ना उपसर्ग और ना ही समास हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसमें ना ही प्रत्यय, और ना उपसर्ग, ना ही समास, ना ही संधि हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। या कह ले, एक ही शब्द से बना हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, घर, आंगन, आम, बाग। इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इनका संधि विच्छेद कर देंगे तो घर, घा का कोई अर्थ नहीं, रा का कोई अर्थ नहीं। आ अगर निकाल देंगे, प्रत्यय अगर इसको मान लेते हैं, गन का कोई अर्थ नहीं, आग और आम, इसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, गा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हो गए। अब इसी में देख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 देख लेते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में, इसमें प्रत्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है, संधि भी होता है, मगर उनका कोई तीसरा अर्थ ना निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। या ऐसे कह लीजिए, कोई दो शब्दों से बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें देख लेते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब होते हैं।
या फिर कह लीजिए दो शब्दों से बनता है, दो शब्दों से बनता है। यौगिक शब्द में इसमें प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि तीनों हों या चारों हों, और इसमें ना ही प्रत्यय, ना ही उपसर्ग, ना ही समास, ना संधि इसमें नहीं हो, और इसमें है। एग्जाम्पल देख लीजिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और त्रिभुज, राष्ट्रवाद आदि एग्जाम्पल हैं। यहाँ देख लीजिए, इसमें संधि विच्छेद करेंगे, राष्ट्र अलग हो जाएगा, पति अलग हो जाएगा, त्रि अलग निकाल देंगे या इसको उपसर्ग मान लेते हैं त्रि, और भुज का तो कोई अर्थ होता है, और राष्ट्र निकालने, वाद भी एक शब्द हो गया, और इसमें कोई शब्द ही नहीं बनता था, ना कोई अर्थ निकलता था, और यौगिक शब्द हो गए। अब योग रूढ़ शब्द नंबर तीसरा, इसी में योग रूढ़ शब्द। यहाँ देख लें योग रूढ़ शब्द, या इनको मिटा देते हैं ऊपर। नंबर तीसरा, रचना के आधार पर नंबर तीसरा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, अब इसका परिभाषा देख लीजिए। योग रूढ़ शब्द, इसमें भी उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि हो, मगर वो अपना प्रत्यक्ष रूप से कोई अर्थ निकाले, कोई तीसरा अर्थ निकाले, तो योग रूढ़ शब्द होता है। इसमें भी उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि हो, मगर अपना प्रत्यक्ष रूप से अर्थ निकाले, प्रत्यक्ष रूप से अर्थ निकाले। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जलज, अब जलज का हो गया, जलज को किसे, पंकज को कहते हैं जलज, ये पंकज जल, क्योंकि नहीं जलज नहीं, सॉरी, जलद, लग रहा है। जलद किसे कहते हैं, कोई अर्थ निकालता है, बादल, और त्रिनेत्र मतलब 3 आंखों वाला जो शंकर भगवान। दशानन, इसका भी कोई तीसरा अर्थ निकलता है, किसे कहते हैं, रावण। यहाँ लिखा गया है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि हो, मगर वो अपना प्रत्यक्ष रूप से कोई तीसरा अर्थ निकाले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलद हो गया बादल, दशानन का रावण, त्रिनेत्र का शंकर भगवान, और काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पंकज का हो जाएगा कमल हो जाएगा,
अब रचना के आधार पर तीन प्रकार हो गए। अब आ जाते हैं रूपांतरण के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसमें ना ही प्रत्यय, ना उपसर्ग, ना ही समास हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, आम, बाग, इसमें कोई अगर संधि कर दें या उपसर्ग निकाल दें कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब यौगिक शब्द, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि ये सब होते हैं या दो शब्दों से बनता है, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में अगर संधि विच्छेद करें तो राष्ट्र अलग हो जाएगा, पति अलग हो जाएगा। त्रिभुज में अगर उपसर्ग बाहर निकाल देंगे तो भुज का कोई अर्थ हो जाएगा, राष्ट्र। अब जैसे योग रूढ़ शब्द, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि हो मगर अपना प्रत्यक्ष रूप से कोई अर्थ निकालता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रूपांतरण के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। नंबर चौथा, नंबर चौथा रूपांतरण। रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर। के आधार पर इसमें भी मैंने उस दिन बताया था दो प्रकार का होता है, विकारी, नंबर दूसरा अविकारी। इसमें जान लीजिए विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें अविकारी में, इसमें यही है जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका, वह, तुम, बालक, ये इनके एग्जाम्पल अविकारी के। यहाँ, वहाँ आदि। जब क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक पढ़ाऊंगा तो यहाँ इनके बारे में सब बताऊंगा कहाँ लगेंगे। और ये वह और तुम और बालक ये भी बताऊंगा विकार, जिसमें अब इनके प्रकार देख लेते हैं। जो विकारी लिंग और वचन या कारक के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं वो किस किस में परिवर्तन होते हैं ये जान लेते हैं। तो इसमें संज्ञा,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार हैं। ये चार परिवर्तन होते हैं लिंग और वचन और कारक के आधार पर, और जो नहीं होते हैं वो हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक हो गया। और नंबर तीसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक। नंबर चार विस्मयाय बोधक, विस्मयाय बोधक। विस्मयाय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाय बोधक, ये चार हो गए। अब इनके किसी एक क्लास में ये और ये क्रिया विशेषण क्रिया, ये सब एक एक क्लास में कराएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस क्रिया विशेषण, ये समुच्चय बोधक, ये नेक्स्ट क्लास में एक एक करके बता देंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब रूपांतरण के आधार पर हो गया। अब नंबर पाँचवा काव्य शास्त्री के आधार पर, काव्य शास्त्री के आधार पर। काव्य शास्त्री के आधार पर नंबर 5 काव्य शास्त्री। काव्य शास्त्री के आधार पर इसमें भी मैं 3 प्रकार बताया था। शब्द का अभिधा रूप, नंबर 3 शब्द का लक्षणा रूप, नंबर 3 शब्द का व्यंजना रूप। अब इनके बारे में देख लेते हैं। शब्द का अभिधा रूप किसे कहते हैं? अब इनका परिभाषा देख लीजिए। शब्द का, जिस शब्द को या किसी वाक्य को कहते समय, मतलब उस वाक्य में या शब्द में कोई सीधा रूप, मतलब सीधा रूप ले लिया जाए, उसे शब्द का अभिधा रूप कहते हैं। और शब्द का लक्षणा रूप, जिस वाक्य को कहते समय उसमें लक्षण ले लिया जाए, उसमें शब्द का लक्षणा रूप कहते हैं। और शब्द का व्यंजना रूप उसे कहते हैं जो किसी वाक्य को कहते समय उसमें कमजोर व्यक्ति के लिए, मतलब व्यक्त किया जाता है, उसे व्यंजना रूप कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे परिभाषा समझ ही गए होंगे। शब्द का अभिधा रूप किसे कहते हैं? जिस वाक्य को कहते समय उस शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत कर दिया जाए, उसे शब्द का अभिधा रूप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पहला का एग्जाम्पल है जैसे राम, राम का लड़का अच्छा है, अच्छा है। मोहन
अच्छा है, अच्छा है, ये शब्द का अभिधा रूप, मतलब प्रस्तुत, सीधे प्रस्तुत कर दिया गया है। राम, राम का अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, ये सीधे प्रस्तुत कर दिया गया है। और शब्द का लक्षणा रूप में देख लीजिए, राम कक्षा का, कक्षा का मतलब ये कक्षा का शंकराचार्य है, शंकराचार्य है, राम कक्षा का शंकराचार्य है। और लिख देख लीजिए, सीता कक्षा की अच्छी लड़की है। ये लक्षण, मतलब ये लक्षण, शब्द का लक्षण रूप, जो शब्द को या वाक्य को कहते समय उनके लक्षण प्रस्तुत हो जाएं। जैसे राम कक्षा का, मतलब इनके लक्षण ही बताए गए हैं। राम कक्षा का शंकराचार्य है, सीता कक्षा की अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। अब देख लेते हैं शब्द का व्यंजना रूप। यहाँ जैसे कमजोर के लिए बताया था, कमजोर के लिए प्रयोग किया जाता है व्यंजना रूप में। जैसे दीवान, गोवर, गणेश हैं। अब इसमें क्या, दीवान, गोवर, गोवर, गणेश हैं, ये कोई व्यंजना रूप है, मतलब कोई कमजोर के लिए। और देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लें। मोहन पढ़ने में बेकार है, बेकार है, ये हो गए राम, इनके एग्जाम्पल हो गए। अब शब्द आपको आज मैं शब्द पढ़ा दिया, उसमें सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विकार, आविकारी शब्द के जितने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक रह गए हैं, वो एक एक नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक एक क्लास में करके बता देंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा लंबा चैप्टर भी हो जाएगा। और जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर था, वो भी मैं आपको एक क्लास में अच्छे से तरीका भी बताऊंगा पहचानने के। अब आगे नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।